निखिल ने प्राइवेट जॉब करते हुए ढेर सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए। पहले प्राइवेट जॉब की, बीटेक कंप्लीट करके उसके साथ साथ एग्ज़ाम क्लियर करते गए। पहली ज्वाइनिंग इन्होंने की, किस में ज्वाइन किया भाई? दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में ज्वाइन किया इन्होंने एज अ प्रोग्रामर, एज ए जे टेक्निकल सर। अच्छा, टेक्निकल में इन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद जॉब करते करते दिल्ली हाई कोर्ट से इन्होंने ढेर सारे और एग्ज़ाम्स क्लियर किए, जैसे कि CGL 2018, CHSL 2017, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट, जो कि गेस्टेड पोस्ट है 5400 ग्रेड पे की। इस लेवल की जॉब आपको फिर एक ही वैकेंसी थी। हाँ, एक ही वैकेंसी थी इसमें, फिर भी इन्होंने क्लियर किया। इस लेवल की जॉब आपको सिर्फ UPSC फिर दे पाती है और कोई भी मतलब SSC वगैरह नहीं देती है। ठीक, इसके अलावा ढेर सारे और एग्ज़ाम्स क्लियर किए। तो इनसे जानेंगे डिटेल में इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। इतने सारे टोटल 8 एग्ज़ाम क्लियर करना बिल्कुल अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक के बाद एक 8 एग्ज़ाम इन्होंने कैसे क्लियर किया, कौन सी किताबें पढ़ी, भाई कैसे करते हैं, कहाँ से इतना मोटिवेशन लाते हैं, ठीक है, ये समझने की कोशिश करेंगे। वो कौन से पॉइंट्स है जो इन्हें पुश करते थे कि यार नहीं, अभी रुकना नहीं है, पढ़ते रहना है, जॉब लगती जा रही है लेकिन अभी चलते रहना है डिज़ायर्ड पोस्ट की तरफ। और लास्ट में तो मैंने बता ही दिया आपको, अभी असिस्टेंट डायरेक्टर वर्किंग है, गेस्टेड पोस्ट पे हैं। तो जानते हैं सबसे पहले इनका डेली रूटीन क्या था जब ये कॉरपोरेट जॉब में थे, कैसे पढ़ाई करते थे। तो सर कॉर्पोरेट में जब था तो उसमें वहाँ वर्किंग आवर्स यूजुअली 9 to 6 रहते थे, बट वो स्ट्रेच होके 9 to 7 ये ऐसा हो जाता था। तो जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था तब ऐसा था कि ऑफिस के बाद आके, जैसे वही ये कॉलेज टाइम पे एक हैबिट बन जाती है आपको कि रात को लेट सोने वाला, तो वही वाला कंटिन्यू किया। तो शाम को जैसे ऑफिस के बाद आया रात को, तो खाना खुना डिनर करके फिर उसके बाद प्रिपरेशन की। बट ये हो जाता तो उसके बाद जैसे ही मैं बुक उठा रहा हूँ, तो क्योंकि ये GK सब्जेक्ट है और ये सब नॉन टेक्निकल का, जैसे जब मैंने स्टार्ट इनिशियली प्रिपरेशन शुरू की थी तो उसके बाद वो नींद सी आने लगी और वो थोड़ा लग रहा मैं फुल एफिशिएंसी दे नहीं पा रहा। तो मेरे को मतलब आप कंप्यूटर साइंस थे तो GK वगैरह आपको बोर करते थे? बहुत बोर करती थी सर। तो वो सोने के लिए बहुत हेल्प करती थी। पॉलिटी वगैरह रुला देती थी? हाँ, पॉलिटी, हिस्ट्री सर सब। यार कंप्यूटर का बंदा ये क्या पढ़ रहा है? हाँ बिल्कुल सर। तो काफ़ी, क्योंकि लास्ट ये 7th 8th क्लास में पढ़े होंगे, उसके बाद तो ये सोच इतना इनसे टच था ही नहीं। और फिर काफ़ी, और न्यूज़पेपर तब भी इतना पढ़ना नहीं होता था, तो ये काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट लगते थे, जैसे GK पढ़ रहा हूँ ये वो। तो बट फिर ये लगा, ऐसे शुरू के 2-3 महीने मैंने ऐसे ही किया कि रात को ही पढ़ रहा हूँ, तो बट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि फुल एफिशिएंसी आ नहीं पा रही। तो फिर ये हुआ कि अब इसको स्ट्रेटेजी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सुबह का जो टाइम है, तब जिसको कहता है कि आप मॉर्निंग में फ्रेश जब उठ रहे हो, एक अच्छी साउंड स्लीप के बाद तो उठ रहे हो, उसको उस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए। तो फिर मैंने उस पर शिफ्ट हो गया सर कि मैं सुबह उठ के पढ़ूंगा। तो सुबह पढ़ने लगे आप? हाँ, कितने बजे उठते थे? तो अराउंड 5 का टारगेट रहता था सर यूजुअली। 5 बजे उठते थे? 5 बजे उठने का। उठ जाते थे 5 बजे? हाँ सर, गर्मियों में तो ईजी था, सर्दियों में थोड़ा टफ होता था। तो 5 बजे उठ के कितने बजे तक पढ़ते थे? 7 या 7:30 तक सर। 7 से 7:30, मतलब 2 से ढाई घंटे की? हाँ, 2 से ढाई अच्छी स्टडी। हाँ अच्छी, वही बेस्ट स्टडी होती थी पूरे दिन की सर। क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी, बिल्कुल शांत एनवायरनमेंट होता था और उसमें बेस्ट अपना आउटपुट भी जाता था। और मैं उस टाइम पे अपना सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट जो है, जिसकी वेटेज भी ज़्यादा है, जैसे मैथ्स हो गया CGL के लिए, वो पकड़ लिया, या टेक्निकल का अगर प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो टेक्निकल का जो टफ सब्जेक्ट है वो उठा लिया। उस टाइम आप उसकी तैयारी करते थे, है ना? बहुत बढ़िया। फिर आप ऑफिस पहुँचते थे, फिर आप दिन भर, मतलब वहाँ पे भी आपने बताया कि एक आधा घंटा निकल, एक आधा घंटा जैसे लंच टाइम में हो गया, जैसे 10 मिनट में लंच हो गया, तो लंच टाइम में जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग कर ली मोबाइल ऐप से या ब्राउज़र से, और नहीं तो फिर कभी कोई GK क्विज ऐप, GK या रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस कर लिए, तो अराउंड 1.5 आवर ऐसे कुछ मैनेज कभी कभार कर लिया। अच्छा, एक चीज़ है, मैंने देखा है कि जैसे ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो इनकी जो एक्सेंट रहेगी वो हरियाणा की रहेगी। अब कहीं और का बच्चा देखता है, कहता है कि ये कैसे, मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पे हो सकता है, ये आदमी GK बोल रहा है। भाई ये लैंग्वेज की बात है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो उस हिसाब से आपके एक्सेंट रहेंगे, ठीक है? उसको नॉलेज से आप लोग जब कमेंट करते हैं तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है? और जब नॉलेज से कंपेयर करना हो तो भाई का नंबर मैं दे दूंगा, ठीक है? साथ में क्विज लगा लेना, ठीक? खैर, इसको हटाते हैं यार। लेकिन 5 बजे उठना तो ठीक तो है, मतलब गर्मियों में ठीक है, मेरे ख्याल से नवंबर तक ठीक है। उसके बाद कैसे करते थे भाई, वो मोटिवेशन का बताओ आप। तो उसमें मोटिवेशन क्या था? उसमें मोटिवेशन कुछ नहीं सर, ज़बरदस्ती करवाया गया ये। जैसे मेरे को ना
IT सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं हैक्स वगैरह कुछ कुछ पढ़ता रहता हूँ। कोरा पे भी मैं लिखता भी और पढ़ता भी हूँ। तो मैंने ये ऐसे कुछ डिस्कवर किया था, तो मैंने एक मोबाइल पे ऐप डाल रखा था स्मार्ट अलार्म करके सर। अच्छा। तो उसमें क्या है, ये ऐप आपको उठा ही देगा, चाहे आपका उठने का मन हो या ना हो, क्योंकि जब आप सुबह उठ रहे हो तब आपको ये नहीं याद रहता कि नींद में कि मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने उठना है, तब तो ये रहता है नींद अच्छी लग रही है, तो आपको फोर्स अपने आप को करना ही पड़ेगा शुरू में। तो वो स्मार्ट अलार्म का क्या फंडा था सर, उसमें आपको मैथ्स का एक क्वेश्चन, पजल, कैलकुलेशन, एक हार्ड, उसमें भी लेवल आप सेट कर सकते हो कि इजी लेवल, मीडियम, हार्ड। तो मैंने मीडियम कर लिया, तो मीडियम के बाद भी वो लगा कि उसके बाद भी सो सकता हूँ मैं, तो मैंने हार्ड कर दिया कि कॉपी उठा के मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और वो कर दिए तो फिर नींद एक बार खुल गई, तो फिर मतलब उसके बाद मैं फिर पढ़ सकता हूँ। तो ऐप का नाम एक बार मैं फिर से बता दूँ, स्मार्ट अलार्म ऐप यही है, ये आप लोग डाउनलोड कर लें। बहुत प्यारा ऐप बता रहे हैं जैसा कि ये, ठीक है। हमने ऐप वालों से कोई पैसे नहीं लिए हैं, ठीक है, इसकी पूरी मैं आपसे वो कर रहा हूँ, ठीक है, अश्योर। उसमें है भाई ये कि कुछ जैसा इन्होंने बताया कि आपको फिर एक टफ क्वेश्चन वहाँ सेट कर लो आप, तो क्या वहाँ पे आंसर आपको मार्क करना होता है? नहीं सर, टाइप करना होता है। मैथ्स का जैसे 23 × 85 प्लस कुछ कर दिया, तो कैलकुलेशन ही आप सॉल्व जब तक नहीं करोगे तब तक आपका अलार्म बंद नहीं होगा। मतलब फाइनल आंसर में देना? हाँ, फाइनल आंसर आपको टाइप करना पड़ेगा, ऑप्शन भी नहीं तो आप लास्ट डिजिट करके उसमें भी आप जुगाड़ ढूंढ लोगे। नहीं, ऐसा भी नहीं था सर। तो फिर ऐप जाइए, डाउनलोड करिए और अपने सुबह उठने का जुगाड़ एकदम बढ़िया पक्का हो गया आज, ये बड़ी अच्छी बात रही। ठीक, तो फिर सुबह उठ गए, पढ़ाई लिखाई की, 1-1.5 घंटा ऑफिस में निकालने की कोशिश की, जितना भी निकला आपने पढ़ाई की, है ना? फिर रात को क्या करते थे, कैसे? रात को सर जैसे ऑफिस के बाद कुछ थकावट तो हो ही जाती थी, एक तो क्योंकि कंप्यूटर के आगे ही आप 8 से 9-10 घंटे आप कंप्यूटर के आगे बैठे हो, तो उसके बाद थोड़ा सा आके रेस्ट किया, और फिर उसके बाद ये था, मैं पोमोडेरो टेक्निक होती है सर, कि उसमें आप 25 मिनट्स पढ़ो और 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लो। तो इससे यह कि आपकी एफिशिएंसी, आप शाम को बिल्कुल आप 100% एफिशिएंसी पे नहीं हो, बट फिर भी आपको एक कुछ टाइम आपको प्रिपरेशन के लिए देना है, तो आप ये कर सकते हो, छोटे छोटे स्लॉट्स में पढ़ो, ताकि आप जितना भी टाइम पढ़ रहे हो उसमें आपकी 80 या 90% एफिशिएंसी आप दे पाओ। तो बाकी 10 मिनट क्या कर सकते हैं? मोबाइल चला सकते हैं? नहीं, मोबाइल नहीं सर, उसमें क्योंकि एक बार मोबाइल चलाना स्टार्ट किया तो फिर आपको तो वो है, वही पूरा 1 स्लॉट 2 स्लॉट ले जाएगा सर। मतलब तो आप 5-10 मिनट आप या वॉक कर लो, या कुछ घर पे अगर आपको फ़ोन पे बात करनी है तो उन स्लॉट में वो इस वे में यूटिलाइज कर सकते हो, या नॉर्मल रिलैक्स कर लो आप सर। मतलब 10 मिनट मोबाइल चलाने आए थे, पता चला 1 घंटा निकल गया, है ना? प्लस हम तो अपने दिमाग को रेस्ट देने आए थे, मोबाइल तो ऑलरेडी ड्रेन करता है, पूरी एनर्जी हमारा कंसंट्रेशन बन जाता है, बिल्कुल वो किताबों पे बनाएंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो मोबाइल वाला क्या करते थे आप? फेसबुक चलाते थे कि नहीं चलाते थे? नहीं सर, जब एक्चुअल में जब मैं प्रिपरेशन की, जब मैं मतलब जब अच्छे लेवल पे जब मैं प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी थी, जब कंसिस्टेंसी आ गई, तो फेसबुक मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था, और इंस्टा पे तब मैं आया भी नहीं था, इंस्टा पे भी रिसेंटली आया हूँ। तो बस व्हाट्सएप था, वो व्हाट्सएप भी वही है, फैमिली ऑब्लिगेशंस की वजह से और कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट रहने के लिए, ऑफिस के ग्रुप्स होते थे, इस वजह से मेरे को व्हाट्सएप पे उसी पे रहता था, बस सोशल मीडिया सच में कोई उस टाइम पे यूज़ नहीं किया। मतलब सोशल मीडिया आपका टाइम बिल्कुल नहीं लेता था एक तरह से? बस यूट्यूब सर थोड़ा लेता था, उस पर मतलब जैसे स्पोर्ट्स में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था, तो स्पोर्ट्स के मैच, क्रिकेट, लॉन टेनिस मैच के हाइलाइट्स देख ली, स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस देख ली, तो इस तरह के सॉन्ग्स वगैरह कभी कभी। तो आप बता रहे थे कि आप तो यार बहुत तगड़े स्पोर्ट्स के, मतलब पूरी मैच देख सकते हो आप बैठे बैठे। हाँ। उस टाइम क्या करते थे, देखते थे कि नहीं? नहीं सर, तब नहीं, तब फाइनल मैच है अगर कोई वर्ल्ड कप का तो देख लूँगा सर, बट ऐसे ही नॉर्मल मैचेस है या कुछ वैसे नहीं है तो नहीं देखूँगा सर। तो भैया सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा यार, है ना? और सेक्रीफाइस का देखो यार, मतलब जो रिवार्ड है वो कितना तगड़ा है। आप समझो कि आप अच्छी पोस्ट पे पहुंच सकते हो, पूरी लाइफ आपकी सेट हो सकती है, तो थोड़ा सेक्रीफाइस, ये छोटी छोटी सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइस नहीं है, यही ज़िंदगी है। मतलब फेसबुक आपका टाइम बर्बाद कर रहा है, आप टाइम ही तो है लाइफ ना, टाइम किल मतलब यू आर किलिंग लाइफ। टाइम इज़ एवरीथिंग सर, तो टाइम इज़ मनी। अगर आप अपने कुछ 1-1.5 साल के लिए अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख के अगर आप अपना एक इनपुट दे सको किसी चीज़ के लिए, और उससे आप कुछ सक्सेसफुली अचीव कर पाओ, तो फिर लाइफ टाइम इन चीज़ों के लिए तो आप टाइम बाद में आपको मिल ही जाएगा। तो शाम को कितने घंटे पढ़ाई? शाम को 2-3 घंटे का टारगेट रहता था, 2 से 2.5 घंटे यूजुअली हो जाता था सर। मतलब सुबह 2 से 2.5 घंटे, शाम को 2 से 2.5 घंटे, और ऑफिस में 1 घंटे का राउंड। वो उसमें न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह, क्योंकि वो न्यूज़पेपर रीडिंग का मेरा ये है कि रीडिंग आप करो इंग्लिश में और जीके में, और आपको Tier 3 डिस्क्रिप्टिव अगर सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो रीडिंग एक ऐसी हॉबी है जो आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगी आपको एग्ज़ाम के लिए। और आपने बताया कि आप यार, आप मुझसे जो बता रहे थे कि इंग्लिश में बड़े कम नंबर थे 9th में, फिर आपने नॉवेल पढ़ना शुरू किया, क्या रहा रिजल्ट उसका सीजीएल में? तो बात बताइए।
तो 9th में क्या हुआ था, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हुए थे। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में मेरे क्लास में वन ऑफ द लोएस्ट स्कोर था, 58 मार्क्स से आउट ऑफ 100। तो फिर इंग्लिश की जो टीचर थी उन्होंने बताया कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स में स्कोर ठीक है, बट लैंग्वेज सब्जेक्ट एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपका ये स्कोर थोड़ा कम है। तो अभी आप इसको एज ए लॉन्ग टर्म इसको आप एक ऐसे ही हॉबी बनाओ जिससे आपकी लैंग्वेज सब्जेक्ट ही बहुत इंप्रूव हो सके। तो उन्होंने एक 4-5 वर्ड्स में एक कोट बोले थे, इमर्स योर सेल्फ इन द लैंग्वेज। इमर्स योर, हाँ, डुबा दो इंग्लिश में अपने आप को, चाहे गानों से हो, मूवीज़ हो, मूवी सब टाइटल्स के साथ देख लो, और चाहे नॉवेल्स रीडिंग कुछ भी है, जो जिसमें भी इंटरेस्ट आ रहा है आप उससे स्टार्ट कर दो, तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। वैसे एक चीज़ तो है कि ये तो हर चीज़ पे लागू होती है। अगर हम इमर्स कर दें अपने आप को 1.5-2 साल के लिए, तो रिजल्ट तो एग्जाम्स में भी एग्जाम्स, बिल्कुल सर, इमर्स तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको कहीं पे रिजल्ट चाहिए अच्छे से। तो आप नॉवेल पढ़ने लगे है ना? उसका फ़ायदा आपने बताया था, सीजीएल बड़े अच्छे मार्क्स थे आपके, कितने थे? CGL 18 में मेरा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आउट ऑफ 200 199.6 स्कोर था। अच्छा, हाँ। और रॉ स्कोर कितना था? रॉ स्कोर अराउंड 185 था सर। क्या बात है, 185 नंबर रॉ स्कोर, और 200 के अराउंड 200 एकदम नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये तो बात हो गई लगभग 6 घंटे की स्टडी मुझे आपकी डेली दिख रही है। 5 से 6 घंटे है ना? 4 से 6 के बीच में मतलब। ठीक है। इसको कंटिन्यू मतलब कितना ब्रेक करते थे आप? जैसे आज पढ़ने का मन नहीं है या आज उठने का मन नहीं है तो क्या करते थे? नहीं, कभी कुछ, जैसे कभी कोई तबीयत ठीक नहीं है, ऑफिस में कुछ ज़्यादा हो गया, तो ऐसे ब्रेक्स भी आते थे। ये भी नहीं कहूँगा कि 100% कंसिस्टेंसी होगी। तो बाकी एक चीज़ है कि एक टेक्निक है सेनफील्ड, एक जो स्टैंड अप कॉमेडियन है। अच्छे से बताओ आप उस टेक्निक के बारे में। तो स्टैंड अप कॉमेडियन, और वो उनका एक शो भी आया था, सिटकॉम सीरीज भी है, जेरी सेनफील्ड नाम है। सेनफील्ड की एक टेक्निक है, डोंट ब्रेक द चेन। तो आप चाहे कैलेंडर रख लो, उस पर मार्क करते जाओ। अगर आपका कुछ आप टारगेट बना लो, जैसे कि 5 घंटे का टारगेट, आप थोड़ा सा छोटा रखो कि आपको जो लगे कि आप ऑन एन एवरेज मोस्ट डेज पे आप अचीव कर सको। जैसे आप ट्राई करो, पुश करो कि 6 घंटे पढ़ लो, बट अगर आप मिनिमम टारगेट रख लो कि 4 घंटे पढ़ना है, तो आपका वो एक तरह से आपका डेली का गोल हो गया। ठीक है, फिर अगर आप उस दिन का वो आप 4 घंटे पूरा पढ़ पा रहे हो, तो वो उस कैलेंडर पे वो क्रॉस कर दो कि आज का ये पूरा हो गया। तो आपका मैक्सिमम जो है क्रॉस होने चाहिए आपके मंथ बेस पे, और मिनिमम जो है वो, तो वो कहते हैं डोंट ब्रेक द चेन। आपकी चेन टूटनी नहीं चाहिए आप करने की। रोज मतलब क्रॉस हो। हाँ, रोज क्रॉस। हाँ, तो ये मतलब गोल बहुत छोटा रखें, डेली जो रूटीन हम रखें, मतलब अचीवेबल, कि आप जो ऐसा भी ना लगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि मैं 10 घंटे स्टार्टिंग में ही पढ़ लूंगा, तो उस चक्कर में क्या होता है, बंदे को ओवरबर्डन इतना हो जाता है कि वो पढ़ ही नहीं पाता कि स्टार्ट कैसे करूँ, 10 घंटे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो आप इनिशियली स्टार्ट जैसे करें, 1-2 घंटे से स्टार्ट करें प्रिपरेशन करना, 4 घंटे 5 घंटे पुश करें, फिर उस लेवल पर जहाँ तक आपको लगे कि ऑप्टिमम मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, तो उस पर सेट करके आप कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेंसिटी। ये मानते हो आप? हाँ जी। ओके, ये आज इस चीज़ को मैं भी आज कहीं नोट करूँगा, पक्का बता रहा हूँ। कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंटेंसिटी, नोट करने वाला हूँ। देखिए एक चीज़ है, जो चेन इन्होंने कहा, उस पर मुझे लगता है कि आपका जो रूटीन हो वो बहुत अचीवेबल होना चाहिए। ये नहीं कि जी मैं सुबह 4 बजे उठूँगा, भाई साहब आप 7 बजे उठ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7 से मुझे 1 घंटा लगता है तैयार होने में, नहीं आप 1.5 घंटा ले लो, 8:30 बजे 9 बजा दो, लेकिन 9 से फिर 6 का जो टाइम हो, या 9 से 5 का टाइम, अगर आपने ये सोचा है पढ़ने का, इसमें बीच में आप ऑब्वियसली लंच ब्रेक भी है आपका, तो वो फिर कभी ब्रेक ना हो। 9 से 6 ही पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो, ये नहीं कि 10 बजे तक पढ़ो, लेकिन वो ब्रेक ना हो बिल्कुल। क्या कहते हो आप? बिल्कुल सर। इसके साथ ही जैसे कहीं क्या होता है, जैसे अभी वर्किंग एस्पिरेंट के लिए जैसे मैं कहूँ तो ये है कि जितना ऑप्टिमम आप कर सकते हो, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो अपने स्केड्यूल को। आपका एक वो होता है एनर्जी और टाइम का भी एक इक्वेशन होती है कि जब आपकी मैक्सिमम एनर्जी है तो आप उस टाइम पे अपना जो मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट है, जो टफेस्ट सब्जेक्ट है, आप उसको उठा लो। और जब आपकी एनर्जी डाउन है, जैसे लंच टाइम के बाद आपकी थोड़ा एनर्जी डाउन होती है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग कर लिया, ऑफिस का काम आप कर ही रहे हो, शाम को जैसे आप तो थके हुए हो थोड़ा, तो खाना डिनर करने से पहले आप कुछ एक कर लो, काम उठा लो। फिर डिनर करने के बाद फिर थोड़ी सी लेजीनेस आएगी आपको, तब थोड़ा सा जैसे हिस्ट्री उठा लो या जीके उठा लो, जिसकी ज़्यादा वेटेज भी नहीं है और जो आपको उसका आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं है, यूटिलिटी भी नहीं है, बट वो पढ़ना है तो पढ़ना है। तो आप इस वे में भी अपना एक स्केड्यूल शुरू के 2-3 दिन आप एनालाइज कर लो आपको कि किस हिसाब से किस टाइम पे क्या सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, और उस हिसाब से आप अपना एक स्केड्यूल बना लो। और मुझे लगता है कि एक आप अचीवेबल रूटीन 2-3 महीने तक फॉलो करेंगे तो आपको खुद भी पता लग जाएगा 2 महीने बाद कि इसमें कितना चेंज करने की ज़रूरत है, कितना इसको सुधारना है, मतलब और हम बढ़ा सकते हैं टाइम फ्रेम या थोड़ा कम कर दें कि जो आराम से अचीव हो सके और आउटपुट भी आ रहा हो।
है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक, तो ये बात हो गई। इसके बाद आते हैं मतलब लगभग 5-6 घंटे की पढ़ाई, और आपका ये तो क्लियर था, बड़ा अच्छा लगा मुझे, डोंट ब्रेक द चेन वाला रूल। तो इसको फॉलो करते थे आप? हाँ जी सर, पूरी कोशिश रहती थी। कैलेंडर बनाया था आपने? कैलेंडर था सर मेरे, उस पर क्रॉस करता था मैं स्केच पेन से। क्या बात है, क्या ये बहुत अच्छी बात लगी कि यार कैलेंडर था इनके पास, सिर्फ प्रवचन नहीं, उसको एग्जीक्यूट किया आपने, फॉलो किया। यस सर, बहुत अच्छे। ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। हाँ सर, 80 to 90% ऑफ द मंथ डेज वो फॉलो किया सर। ठीक, तो ये बात हो गई आप मतलब पूरे रूटीन का आपका, है ना? इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि आप ना अपना डाउन टाइम के लिए, रिचार्ज टाइम के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ रखें। जैसे हॉबीज़ में आपकी कुछ भी हॉबी है तो उसके लिए भी टाइम रखें। पूरा अगर आपका स्केड्यूल सिर्फ पढ़ाई से ही भरा हुआ है, स्टडी से ही है, तो आपको ये एक टाइम पे आ जाएगा कि आप बोर हो जाओगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर आप एक हफ्ता 2 हफ्ते ब्रेक ले लोगे। उससे बढ़िया कि जैसे आप शाम को या हाफ एन आवर या 1 घंटा किसी को खेलने का शौक है तो वो वाली एक्टिविटी इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ गॉसिप या वैसे बातचीत करनी है, सोशलाइज करना है, तो उसके लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। वीकेंड पे अगर आपको कुछ कहीं और बाहर वीकेंड पे आउटिंग कुछ करनी है तो 1-2 घंटा उसके लिए। रीडिंग कुछ भी हॉबी है जो आपकी जो भी इंटरेस्टिंग लगती है, जिससे आपको एक तरह से आपको ब्रेक मिल जाए और आप उस टाइम पे रिचार्ज हो जाओ। मतलब सोचो आपने 7-8 घंटे पढ़ाई की और शाम को वॉलीबॉल खेल लिया, ठीक है, और वॉलीबॉल क्या करता है, पूरा आपको इंगेज रखता है, एकदम आप खेल रहे हो, तो मुझे लगता है 1 घंटे में ऐसा रिचार्ज करेगा, फिर 3 घंटा पढ़ लेंगे। फिर बिल्कुल सर, ऐसे ही सर, कुछ ना कुछ आपके मतलब स्केड्यूल में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो। और ब्रेक लेने के लिए, जैसे मेरा तो वर्किंग वाला स्केड्यूल था, तो मैं वेडनेसडे को ऐसे बीच में रखता था सर ब्रेक, कि वेडनेसडे को मैं थोड़ा सा कम पढ़ लूँगा और कुछ ऐसे स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटी, रीडिंग वाली अपनी हैबिट वो फॉलो कर लूँगा। और फिर मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे हो गया, फिर वीकेंड पे संडे को फिर पूरा स्ट्रेच कर लूँगा, क्योंकि वो इसलिए पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि मैं वेडनेसडे को एक बीच में ब्रेक ले रहा हूँ। नहीं तो ये क्या होता है वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ कि वो मंडे से सैटरडे तो काफ़ी पढ़ लिए, फिर संडे को लगता है कि और जब पुश करना चाहिए तो सोचता है कि 6 दिन तो मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर लिया, अब संडे पूरा दिन रिलैक्स कर लेता हूँ। तो एक बार सुबह संडे अगर जैसे मॉर्निंग है या आप पूरा रिलैक्स करने वाले एटीट्यूड में चले गए, तो संडे आपका जो डे आप जिसको आप मोस्ट इफेक्टिव बना सकते हो प्रिपरेशन के लिए, वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो बीच में आपको योर डे ब्रेक के तौर पे यूज़, स्पेशली वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए। ठीक, अब आते हैं कि यार बात करें कि आपने बुक्स, मतलब मैं स्पेशली CGL, CHSL, CPU वगैरह के लिए इसमें बात करूँगा, तो आपने कौन कौन सी बुक्स फॉलो की थी इंग्लिश की? इंग्लिश के लिए सर मैंने SP बख्शी फॉलो की थी। अच्छे से, ढंग से? हाँ, अच्छे से, बिल्कुल। इसमें 2 बुक्स वैसे सर बहुत जो अच्छी अवेलेबल है, एक तो SP बख्शी होगी, एक प्लिंथ टू पैरामाउंट। तो जो फ्रेंड्स, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अगर हिंदी बैकग्राउंड से आ रहे टोटली, तो उनके लिए प्लिंथ टू पैरामाउंट वो काफ़ी अच्छी बुक है, क्योंकि उसमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करके अच्छे से बता रखा है। बट मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है और मेरे को SP बख्शी ठीक लगी, तो मैंने उसको फॉलो किया। उसमें वो कैब बेस्ड और ये सब अच्छा था, तो SP बख्शी को अच्छे। और उसमें भी सर इंग्लिश में भी ग्रामर के बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। तो वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए तो मैं ये कहूँगा कि आप लास्ट के 3-4 ईयर्स के पेपर एनालाइज करो। तो जैसे जब मैंने एनालाइज किया तो मेरे को लगा कि 4-5 चैप्टर्स जो हैं इनकी बड़े इंपॉर्टेंट है, वेटेज और इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा, रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है, तो इन पे फोकस ज़्यादा करो। तो उनमें कौन से चैप्टर थे वो, तो बता दो यार अब आप। तो इनमें जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है जो चैप्टर, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नो ग्रामर करेक्शन वाले जो करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसमें सबसे ज़्यादा जो आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस हो गया आपका, डिटर्मिनर्स या आर्टिकल्स कह लो, और आपका प्रेपोजिशन वाला। तो ये 4-5 चैप्टर्स हो गए, इन पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। इन पे बिल्कुल फोकस करने की ज़रूरत है। और बाकी जो एडवर्ब्स वगैरह ये चैप्टर है आप थोड़ा कर सकते हो। जो वर्किंग है तो वो तो इन पे फोकस करें, और जो नॉन वर्किंग है, जो फुल टाइम अपना दे रहे, वो तो सारे चैप्टर्स ही अच्छे से करें। ऑलराइट, तो ये होगी बात इंग्लिश की। आपने GS के लिए क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि GS आपने बताया कि आपको भी बोर करती थी, और हमारे जितने भी भाई बंधु हैं जिन्होंने BSc या BTech की है, उनके लिए उनको बहुत बोर करती है ये, तो उससे कैसे निजात पाई आपने? सर बेस्ट बुक तो जो हर कोई आके वो रेकमेंड करेगा वो तो ल्यूसेंट GK की बुक है ही है, बट उसको पढ़ना वही है पॉसिबल मेरे लिए तो हुआ नहीं था, और मैं अगर करने लग जाता तो खाली सिर्फ GK ही पढ़ता रह जाता सर। तो मैंने ल्यूसेंट GK तो फॉलो नहीं किया। एक SSC अड्डा का एक कैप्सूल आता था सर, वो अराउंड 100 to 150 पेज के बीच का था, उसमें सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट कवर थे। तो वो मैंने उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए, और मेरा क्योंकि साइंस बैकग्राउंड रहा है और साइंस के क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं, तो मैंने जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये मेरे को इंटरेस्टिंग भी लगता था, और फिर इनको मैंने इन डेप्थ ल्यूसेंट से भी कवर कर लिया, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है उससे सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई किया कि मैं अटेम्प्ट करूँ। तो किरण पब्लिकेशन से आपने क्वेश्चंस कर लिए,
तो इस तरह आपने साइंस तो रेडी कर लिया, साइंस रेडी और हिस्ट्री वगैरह, हिस्ट्री है, और पॉलिटी है। ये सब सर मैंने फिर SSC का जो कैप्सूल है उसे कंसेप्ट ओके, मतलब उसी को एक को यूज़ किया आपने और कुछ नहीं। ज़्यादा रिसोर्सेज रेफर नहीं किया, और फिर बीच में क्विजेज वगैरह जो है मोबाइल ऐप्स पे होती हैं, ग्रेड अप और कई ऐप्स हैं, अब तो और भी नए ऐप्स आगे होंगे तो उन पे आप देख सकते हैं, तो क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। प्रीवियस ईयर आपको एक आईना दिखाता है किस तरह का पेपर आया था, करंट को ऑब्वियसली आप छोड़ दें, उसमें इग्नोर कर दें, बाकी इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक का है उसमें बहुत मदद करेगा। किस हिसाब से देखिए, प्रीवियस ईयर रटेंगे आप तो नहीं याद होगा, क्योंकि आइसोलेटेड फैक्ट्स हैं इधर उधर बिखरे हुए, लेकिन हाँ वो एक आइडिया दे देगा कि किस तरह से हमें अपनी प्रिपरेशन को डिज़ाइन करना है कि हम हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह कवर करें, ज्योग्राफी, तो हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में कर पाएँ। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सर, ऐसे। और साथ में प्रीवियस ईयर के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप अगर कुछ सब्जेक्ट्स में जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे भी आप रेफ़र कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छे आजकल वो स्टडी मटेरियल उसका काफ़ी कुछ अच्छा प्रोवाइडेड, तो वो स्टोरी फॉर्म में आपको बता देंगे। तो जिनके पास टाइम अवेलेबल है तो बिल्कुल यूट्यूब को भी एज ए यूटिलाइज़ करें, खाली एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, स्टडी पर्पज़ के लिए भी। और वहाँ बच्चे स्टडी में भी एंटरटेनमेंट ढूंढने लगते हैं, कहते हैं मज़ा नहीं आ रहा सर, तो वो वाला नहीं, फैक्ट्स देखिए, मज़ा नहीं। ठीक है, जो टीचर आगे पढ़ा रहा उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो चिल्ला रहा उस पर कम ध्यान दीजिए। ठीक है, खैर, तो ये तो बात हो गई जीएस की। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग को कैसे टैकल किया आपने? तो रीजनिंग के लिए ऐसा मैंने कोई बुक नहीं ली सर, और जैसे मॉक टेस्ट वगैरह जो मैं लास्ट में भी बताऊंगा, जैसे मॉक टेस्ट पे आएंगे तो, और बाकी कुछ एक जो टॉपिक्स है जो थोड़े से टिपिकल लगे, जैसे पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग वाला हो गया, स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स, काउंटिंग वाला जो टॉपिक हो गया, इसके लिए यूट्यूब वीडियोस रेफर कर ली, तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ ले, तो 1-2 दिन में मतलब उनका कॉन्सेप्ट समझ ले, फिर उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले। क्विजेज और मॉक टेस्ट से मतलब मैंने रीजनिंग कंप्लीट की है। ऑलराइट, अच्छा, बात करें अगर मैथ्स की, तो मैथ्स को आपने कैसे हैंडल किया? वैसे आपका बीटेक बैकग्राउंड था, मैथ्स ऑलरेडी एक ब्लड में थी, है ना, लेकिन फिर भी नहीं, ये टोटली मैथ्स सर वैसे थोड़ा डिफरेंट है। जो हम क्योंकि इंजीनियरिंग में पढ़ के आ रहे हैं वो बहुत हाई लेवल इंजीनियरिंग मैथ्स ये सब करके आ रहे हैं, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये सब भी हमें करा देते हैं। यहाँ आपकी स्पीड होनी चाहिए और कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अभी रिसेंट के पैटर्न को देखते हुए कहूँ तो अब जैसे TCS एग्ज़ाम बना रहे सर लास्ट 2 या 3 साल से, तो इनका कैलकुलेशन पे काफ़ी फोकस है सर। तो मैं ये कहूँगा, ये स्ट्रेटेजी एस्पिरेंट्स को देना चाहूँगा कि आप 15 to 30 मिनट्स आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस के लिए भी दीजिए, जिसमें आपका फंडामेंटल से आपकी एडिशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, 2 डिजिट एडिशन, 3 डिजिट एडिशन, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद सब्ट्रैक्शन एक इन्वर्स ऑफ एडिशन ही है सर, ठीक है, और एडिशन आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपकी मल्टीप्लिकेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी। और उसके साथ आप रेशो और परसेंटेज में भी एक टेबल चार्ट है, मैंने कोरा आंसर पे भी इस पर थोड़ा सा एक डिटेल बता रखा है, तो आप देख सकते हैं, कर सकते हैं कि हम मैथ्स पे कैलकुलेशन पे कैसे। मैंने एक ऐप भी है, मैथस्टर करके एक ऐप भी है जो मैंने काफ़ी फॉलो किया। वो एज ए मेट्रो में आते जाते, जैसे मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मेट्रो में वो मैथस्टर ऐप से कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर ली, तो उससे एक काइंड ऑफ उसने गेमिफाई कर दिया कैलकुलेशन को, वो बोर भी नहीं लगेगा। आपकी हाई स्कोर अचीव करो, ये करो, उसमें अपना स्कोर बीट करो, कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो इतने टाइम में, तो वो है। तो वो आप, ये तो आपने एक ऐप के बारे में बताया, मैथस्टर। बाकी कोरा की इनका जो प्रोफाइल है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग इनको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे इनके आंसर्स, इनके इनपुट्स, इनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, टाइम निकाल के ये आपको आंसर दिया करेंगे। बिल्कुल सर, है ना, बिल्कुल आप क्वेरी भेज सकते हैं। ये तो बात हो गई कैलकुलेशन वाला पार्ट। बाकी स्टैंडर्ड बुक मैं ये कहूँगा कि 1 या 2 बुक्स ही रखे आप स्टैंडर्ड। जैसे मैंने राकेश यादव नोट्स रेफर किए थे फॉर थ्योरी, और क्वेश्चंस के लिए किरण की बुक, और थोड़ा एडवांस मैथ्स, क्योंकि CGL 17 के पेपर में एडवांस जो पार्ट था काफ़ी कॉम्प्लिकेट और अच्छे कॉन्सेप्ट तक ले गए थे, तो उसके लिए फिर मैंने एडवांस मैथ्स के लिए क्वांटम कैट एक बुक है सर, सर्वेश वर्मा की, तो उससे LOD2 आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। वो तभी आप छूएंगे जब आप को लगता है कि आपका Tier 1 उसके बिना क्लियर हो रहा है। अगर आपने उससे पहले उसको हाथ लगाया तो आपके लिए बूमरैंग का काम करेगी, मतलब नैया को डुबा सकती है, क्योंकि वो बुक टाइम लेगी। वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में एक उसका अपना लर्निंग कर्व है। उससे पहले आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एटलीस्ट 1 या 2-3 बार आप कर चुके हों, और आपके कोई भी आप सोर्स जो रेफ़र कर रहे हो, जैसे मेरे केस में मैंने राकेश यादव सर के नोट्स जो रेफ़र किए थे, वो आप 2 या 3 बार आप मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस कीजिए। आप रिवीजन आपके कॉन्सेप्ट ताकि आपके माइंड में रीइंफोर्स हो चुका हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी हो, आपके फ्लो में आ चुका हो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, उसके बाद आप एडवांस क्वेश्चंस कर सकते हैं। वो मार्केट में बहुत अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी काफ़ी टीचर्स
आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, फिर आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बट आपके पहले बेसिक्स और फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। तो ये हो गई मैथ्स की बात, और पूरी रूटीन की बात हमने की, मैथ्स को समझा। और क्या क्या लगता है इनपुट्स मतलब आप देना चाहेंगे, जो जैसे आप मॉक्स की बात कर सकते हैं हम, और कुछ और चीज़ें जो आप बताना चाहें? तो पहले तो सर जैसे मैंने कॉर्पोरेट से आया तो मेरे को ना एक्सेल शीट पे और एनालाइज करने में काफ़ी चीज़ें सही लगती है, तो मैंने लास्ट के 3 to 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स लिए जो एसएससी में आए हैं, जिसमें एक टीसीएस का भी पेपर आया हुआ है, और खाली एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ जो भी एग्ज़ाम्स ले रहे हैं एसएससी कंडक्ट करा, तो वो सारे एग्ज़ाम्स लो, आप उसके पेपर्स उठाओ और आप उस पर आप एनालाइज करो कि किस चैप्टर को कितनी वेटेज है और किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो आपको फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या किस लेवल का क्या लेवल चल रहा है अभी, और अभी इनको अटैम्प्ट करो तो आपका कितना स्कोर बन रहा है और आप कट ऑफ के कितने आसपास हो, नज़दीक हो। तो एक ये चीज़ होगी। फिर उसके बाद आपकी जब आपका सारा प्रिपरेशन सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन भी हो चुके हैं, फिर मॉक टेस्ट पे आप फोकस कीजिए। मॉक टेस्ट में भी अब जो मॉक टेस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, तो मैं मॉक टेस्ट में ये कहूँगा कि आप एक मॉक टेस्ट सीरीज़ लेने की बजाय आप 5 से 6 ले, बट मिनिमम वाला ले लें आप। जैसे मिनिमम का पैकेज वाला जो जैसे आता है 5 से 10 मॉक टेस्ट वाला आता है, तो वो मिनिमम चाहे 5 वाला हो चाहे 10 वाला हो, अब वो वाला एक पैकेज लीजिए, फिर दूसरा कोई लीजिए, ऐसे 4-5 ले, ताकि आपका एक डिफरेंट हर एक मॉक टेस्ट सीरीज़ का ना एक डिफरेंट एक्सपोजर मिल जाएगा, और आपका जो भी एग्ज़ाम में किसी भी लेवल का है तो आप उससे फेस कर सके रियल टाइम में। बिल्कुल। उसमें देखिए क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मॉक्स वगैरह बनाती हैं, उन पे अलग अलग टीम होती है सबके पास। तो आपने एक किसी का मॉक टेस्ट लिया, जैसे टेक्स्ट बुक का ले लिया, तो उनकी जो टीम है वही सारा डिज़ाइन करेगी। तो उस टीम का जो थॉट प्रोसेस है, जो मेंटल लेवल है, वही उस मॉक में रेप्लिकेट होगा। जैसे मैथ्स का क्वेश्चन हो, इंग्लिश का हो, आपने सिर्फ टेक्स्ट बुक ले लिया, आपने 100 मॉक्स ले लिए, करते जा रहे हैं, तो आप मोर और लेस उसी में घूम रहे हैं। लेकिन आपने टेक्स्ट बुक के साथ फिर ग्रेड अप भी ले लिया, यहाँ पे एक अलग टीम है, ठीक है, वो बना रही है, फिर उसका एक अलग थॉट प्रोसेस है, ठीक है। तो फिर वो एक वैरायटी आपको ज़्यादा मिलेगी, वो रहती है, तो उससे आपकी जो प्रैक्टिस होगी उसमें वैरायटी आएगी। तो एक अच्छा मतलब आपका कमांड बनेगा पूरे सब्जेक्ट एज अ होल पे। और मॉक टेस्ट में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आप जैसे मॉक टेस्ट, जैसे जब आपका एग्ज़ाम क्लोज आ रहा है, जैसे Tier 1 आ रहा हो चाहे Tier 2 आ रहा हो आपका, तो आपके जो एग्ज़ाम टाइमिंग्स होंगे, जैसे मैथ्स का हमारे टाइम पे 10 to 12 सुबह 10 से 12 बजे तक मैथ्स का पेपर होता था, और इंग्लिश का ऐसे ही 2 से 4 इंग्लिश का 4 पेपर हो रहा है, या 3 से 5 पेपर हो रहा है, इस हिसाब से। तो उसी टाइम पे आप पेपर घर पे जब आप दे रहे हो उसी टाइम पे दीजिए, और 5 या 10 मिनट कम का अलार्म लगा के आप पेपर दीजिए। जैसे आपके 2 घंटे का मैथ्स का पेपर है या 1 घंटे का आपका Tier 1 है, तो आप 50 मिनट या 55 मिनट ही दीजिए अपने आप को घर पे, क्योंकि घर का इन्वायरमेंट में आप बड़ा आराम से बैठ के कंफर्टेबली दे रहे हो। बट जब आप रियल टाइम में एग्ज़ाम में प्रेशर में सिचुएशन में जब आप दे रहे हो, तो वो 5 से 7 मिनट आपके उस टाइम पे वो ख़राब कर सकता है। तो वो आपको प्रेशर में, तो वही प्रेशर सिचुएशन को आप हैंडल करने के लिए जितना एग्ज़ाम वाला माहौल ही आप घर पर बना सको, तो वो आपको वो एक्चुअल सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर कर देगा। सो इज़ देयर एनीथिंग एल्स? मुझे लग रहा है कि हमने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। आप बाकी पूछ सकते हैं कमेंट में, बाकी कुछ और भी आपके दिमाग में है, या शुड बी एंड इट? सो और तो नहीं, बस आप कंसिस्टेंसी पे मेन फोकस रखिए, डेली कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़िए। ये ना हो कि और आप ये नहीं कि एक दिन आप पूरे 8-10 घंटे पढ़ लिए फिर हफ्ता कुछ पढ़ नहीं रहे। जैसे जिम का भी हो गया, कुछ भी आप अगर हैबिट करो, आपकी कहते हैं जैसे जिम में ही बॉडी बनानी है, तो आप डेली कुछ ना कुछ रेपिटेशन डालिए, बजाय कि एक दिन पे ही आप 8-10 घंटे ही आप जिम में ही लगा दिए और फिर उसके बाद फिर हफ्ता रेस्ट कर रहे हो। तो ऐसे तो मैं तो सिर्फ वही इनका वो कोट रिपीट करूँगा दोबारा, कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी 12 घंटे के बजाय 2 दिन पढ़ा जाए 6-6 घंटे, वो ज़्यादा बढ़िया है रेदर देन ब्रेक लेने का। बिल्कुल सर, है ना। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपकी तैयारी जो होगी उसमें आप कंसिस्टेंसी को बहुत इम्पोर्टेंस देंगे, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे सोशल मीडिया के, बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे और डेफिनेटली अपना भविष्य उज्जवल करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।